हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर प्लस। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर जोहा। स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम आपके चैप्टर फॉर लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे थे, लेकिन उसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे थे वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे उसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जिसमें हम देखेंगे कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विद रीजनिंग कैसे पूछे जाते हैं। राइट, मतलब जितनी कंडीशंस हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, कंडीशन सारी वही हैं। ठीक है, और बस क्वेश्चंस को पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, ये पहला सैंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि क्या ये बात सही होगी कहना कि ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है इनका सोल्यूशन यूनिक होगा। अगर हम पूछें तो ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डायरेक्टली मैं क्या पूछ सकती हूँ कि बताओ इन दोनों के सोल्यूशन यूनिक है कि नहीं, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताओ ये बात जो कही जा रही है ये सही होगी कि नहीं, अगर है तो इसका जस्टिफिकेशन दो, या नहीं है तो जस्टिफिकेशन दो। जस्ट पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। बस हमें अपने उन्हीं कंडीशंस को दिमाग में रखना और उन्हीं से क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ओके, अब हम क्या करें, सबसे पहले अपनी दोनों लीनियर इक्वेशंस को प्रॉपर वे में लिख ले। प्रॉपर वे का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कैसे है, ये फ्रैक्शंस में है। एक प्रॉपर लीनियर बना ले कि फ्रैक्शन उसमें कोई टर्म हो ही ना। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वाली है आपकी क्या, -x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, वैसे दूसरी वाले को बना लेते हैं। क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 4 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। राइट, सो ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा -y, दिस विल बी -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, मैंने बताया था कि मैं बार बार आपकी जनरल पेयर ऑफ इक्वेशंस नहीं लिखूंगी, वो आपके दिमाग में होना चाहिए और मेंटली ही हम लोग a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालेंगे। सो ऑन कंपैरिजन यू कैन राइट डाउन ऑन कंपैरिजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिख तो नहीं रहे हो, लेकिन बट यू कैन राइट डाउन दिस की ऑन कंपैरिजन विद द जनरल पेयर ऑफ इक्वेशंस, on comparison with general pair of equations, what we get a1 is equals to what, -1, a2 is equals to what, 2, b1 is equals to what, 2, b2 is equals to what, -1, c1 is equals to 2 and c2 is equals to -4। ठीक है, ये आपने सारी वैल्यूज निकाल ली। नाउ वी व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल टेक द रेशियोज ऑफ a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। ठीक है, अब हम वो निकालेंगे। हमने अगर a1 बाई a2 का निकाला रेशियो तो हमें क्या मिला, -1/2 मिला। सिमिलरली हम b1 बाई b2 का निकाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 2/-1 मिल रहा है। दोनों सेम नहीं है। एंड सिमिलरली अगर हम c1 बाई c2 का निकालते हैं तो हमें मिल रहा है 2/-4 विच इज इक्वल टू 1/-2। बट C1 C2 तो बात की बात है, उसे तो देखा सबसे बाद में जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कब होता है, यूनिक सोल्यूशन आपका तब आता है जब आपकी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है। राइट, और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके जो a1 a2 का रेशियो है एंड b1 b2 का रेशियो है वो दोनों क्या है, बराबर नहीं है। ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन आपके यूनिक सोल्यूशन की ही होती है। ठीक है, सो बाय लुकिंग एट द रेशियोज ऑफ दीज टू वी नो दैट दे आर नॉट इक्वल एंड दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिक सोल्यूशन ओनली, और वी कैन से फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन ओनली। सो यस, इट इज ट्रू। ठीक है, एंड बाय दिस सोल्यूशन आपने अपने आंसर को जस्टिफाई भी कर लिया है। हम अपना आंसर चेक कर लें। द आंसर इज यस। यहाँ पे आप बाद में लिख सकते हो वी कैन सी दैट। ठीक है, मैंने सोल्यूशन तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, बट पूरा तो लिखना ही है ना हमें। सो वी कैन सी दैट a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। Hence, the given pair of equations, hence the given pair of equations have unique solution। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछे कि ये गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस की लाइन कैसी है, तो ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैंपल क्वेश्चन, ये डू द क्वेश्चंस 4x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल इक्वेशन, सॉरी नॉट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस है, एक ये है एक ये है। रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, क्वेश्चन कह रहा है बताओ जरा क्या ये दोनों कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है,
कोइंसिडेंट लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक के ऊपर एक हो, दैट मीन्स दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सो अगर आपको कंडीशन पता है, अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे ना कंडीशन के ही बात कर लें, आगे क्यों बढ़े, पहले तो कंडीशन पता होनी चाहिए तब तो हम बता पाएंगे कि कोइंसिडेंट है या नहीं। सो कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन है A1/A2 का रेशियो, B1/B2 के रेशियो और C1/C2 के रेशियो के बराबर, यानी कि वो तीनों रेशियोज बराबर होंगे तो हमारी जो ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस है ना, ये कोइंसिडेंट लाइंस की होंगी और इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो ये अगर हमने दिखा लिया तो हमने जस्टिफाई कर लिया आंसर को। ओके, चलिए, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर, सो गिवन इक्वेशंस आर, फर्स्ट है आपकी 4x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, 12x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, नाउ ऑन कंपैरिजन, ठीक है, ऑन कंपैरिजन विद द, विद व्हाट, विद द जनरल इक्वेशंस, ठीक है, ये हम अपने माइंड में करेंगे, हमें लिखना नहीं है। सो ऑन कंपैरिजन विद द जनरल इक्वेशंस वी गेट व्हाट, वी गेट, हमें A1 A2 बताना है, B1 B2 बताना है और C1 C2 बताना है। सो A1 क्या आ गया, A1 आ गया 4, A2 आ गया 12, B1 आ गया 3 और B2 आ गया 9, C1 आ गया आपका 6 और C2 आ गया आपका 15। चाहे -6 -15 कर लो, दोनों को इधर लाके C1 C2 ले लो या उधर ले जाके C1 C2 ले लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके रेशियोज निकालेंगे। सो नाउ A1 रेशियो A2 इज व्हाट, डायरेक्ट लिख दें, 4 से 12 डिवाइड हो जाएगा 1/3। B1 रेशियो B2 इज व्हाट, 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा 1/3। ठीक है, एंड ओके, एंड C1 रेशियो C2 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से डिविजिबल है 2/5। अभी हमने शुरुआत में ही बात करी कि तीनों रेशियो बराबर आएंगे तभी ये कोइंसिडेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। व्हाट वी कैन सी हियर, वी कैन सी कि ये दो तो बराबर है A1 B1 वाले, बट C1 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है ये कोइंसिडेंट लाइंस की नहीं है, ये किसकी होंगी, ये है आपके पैरेलल लाइंस की, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो इनका कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चेक कर ले अपने आंसर को। सो आंसर इज नो, बिकॉज ये पैरेलल लाइंस की है, कोइंसिडेंट की नहीं है। सो हमें क्या लिखना है आगे, हमें लिखना है वी कैन सी दैट A1 upon A2 is equals to B1 upon B2, but it is not equals to C1 by C2. Hence, the given pair of equations, hence, the given pair of equations have no solution. ठीक है, इसका कोई solution नहीं है। This means, क्या मतलब है इसका, this means these are पैरेलल लाइंस। तो हमें क्या आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कोइंसिडेंट के लिए पूछ रहा था तो कोइंसिडेंट के लिए तो यस लिखते, बट ये पैरेलल लाइंस है तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, नो, दीज आर नॉट कोइंसिडेंट लाइंस। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन टू यू ऑन द स्क्रीन कंसिस्टेंट। अब हमें सबसे पहले कंसिस्टेंट पता होनी चाहिए। जिन भी बच्चों ने लास्ट लेक्चर देखा है इस एक्सरसाइज का, उन्हें मैंने ब्रीफिंग दे दी थी कि कौन कंसिस्टेंट होता है, कौन इनकंसिस्टेंट होता है। सो अगर आपको नहीं पता है, जो आज ये सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहले आप जाके फर्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो को देखो, उसके बाद इसको कंटिन्यू करो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। राइट, चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो बाकी बच्चों को तो पता ही होगा कि कंसिस्टेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशंस के रेशियोज निकालते हैं, उनके कोफिशिएंट्स के रेशियो एक्स वाई और कांस्टेंट के, एंड देन हम उनके बेसिस पे जज करेंगे कि हाँ ये कंसिस्टेंट है या नहीं। ओके, सो गिवन इक्वेशंस आर व्हाट, गिवन इक्वेशंस आर x plus 2y minus 3 is equals to 0, and the next is 6x plus 3x minus 9 is equals to 0. सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। ये है आपका 6y plus 3x, तो आपको 3x का टर्म पहले लिखना पड़ेगा, 3x plus 6y minus 9 is equals to 0।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कंपेयर, सो ऑन कंपैरिजन, ठीक है, ये आप हर क्वेश्चन में लिखेंगे जरूर, ऑन कंपैरिजन विद द जनरल इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिलता है, सो हमें मिलने वाला है a1 अपॉन a2, ठीक है, इनका रेशियो नॉट अपॉन, अभी तो हम सिर्फ इनको ऐसे ही निकालेंगे ना, सो a1 a2 मिलने वाला है, b1 b2 की वैल्यू मिलने वाली है और c1 c2 की वैल्यू मिलने वाली है। a1 क्या मिला 1, a2 क्या मिला 3, b1 आपका मिला 2, b2 मिला 6 और ये आपका मिला 3 और ये आपका मिला 9, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, सबको पता है रेशियो निकालेंगे, सो a1 अपॉन a2 इज 1/3, b1 अपॉन b2 इज ऑल्सो 1/3 बिकॉज 2 से 6 डिविजिबल है, एंड c1 बाई c2 इज ऑल्सो 1/3 बिकॉज ये भी 3 से divisible है। Now what we can see here, we can see that all the ratios are equal to each other. That means this pair of equation has infinitely many solutions. Okay. अब बात आ जाती है कि ये तो हमने पता कर लिया कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, बट ये कंसिस्टेंट होंगे कि नहीं, ऑफ कोर्स कंसिस्टेंट होंगे। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज वन सॉल्यूशन और इट हैज मेनी सॉल्यूशंस, then these pair of lines are consistent, but if it has no solution, in that case ये क्या हो जाएंगी, inconsistent. So answer will be yes. Okay, so yes, the answer is yes. ठीक है, so we can write down, we can see that a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2. Hence, the given pair of equations has what solution? Has infinitely many solutions. ठीक है, ये हमने निकाल लिया कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, thus the lines are consistent. ठीक है, क्योंकि अगर आपका एक भी सॉल्यूशन है या बहुत सारे हैं तो लाइंस कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। सो लेट्स सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई है और आपको बताना है क्या इनका नो सॉल्यूशन होंगे। सो हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है बताने के साथ साथ, तो भाई इसको बताने के लिए सबसे पहले तो हमें नो सॉल्यूशन की कंडीशन पता होनी चाहिए, विच इज व्हाट, कि a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 बाई b2 के बराबर तो होता है लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं होता। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालेंगे। सो ऑन कंपैरिजन, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ लेकिन आपको पूरा स्टेटमेंट क्या लिखना है, ऑन कंपैरिजन विद द जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वी गेट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में चलूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, और सेंटेंस फ्रेमिंग या आंसर फ्रेमिंग कह लो, ये आप खुद कर सकते हो 10th क्लास में, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, तो ये आप कर लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ ये सिखाती हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपको करना क्या है ये पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे x a1 और a2 x के कोफिशिएंट्स होते हैं, सो हियर द कोफिशिएंट ऑफ x a1 इज 2 और a2 इज 6, ठीक है, ध्यान दो ये ऐसे लिखा है, रिप्लेस कर दी गई है जगह को। सो b1 इज 4 एंड b2 इज 12, सिमिलरली c1 इज 3 एंड c2 इज 6। अब हमें क्या निकालना है, सबको पता है, अब हमें रेशियोज निकालने हैं। सो a1 बाई a2 क्या हो जाएगा 1/3, b1 बाई b2 क्या हो जाएगा 1/3 एंड c1 बाई c2 क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन सी दैट कि a1 बाई a2 का जो रेशियो है वो b1 बाई b2 के बराबर है, but it is not equals to c1 by c2. This is exactly the condition for a no solution, ठीक है। So yes, you will write down yes, this pair of linear equations have no solution. Okay, let's check. So yes, the answer is yes. Okay, let's see the next one. Do the सेम क्वेश्चन है, बस उसके पार्ट दिए गए हैं। अब आपको दूसरा पार्ट दिया x इज इक्वल्स टू 2y एंड y इज इक्वल्स टू 2x, ठीक। तो फर्स्ट हम इसको वैसे लिख लेना जैसे हमारे जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, लाइक x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे लिख ले 2x
आपका ये हो जाएगा -y=0। ठीक है, चलो अब अगर हम इसको इस तरह लिख लेते हैं तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं। सो ऑन कंपैरिजन, कंपैरिजन में आपको क्या मिलेगा? ऑन कंपैरिजन आपको a1 मिलने वाला है 1, a2 मिलने वाला है 2, b1 मिलने वाला है -2, b2 मिलने वाला है -1, c1 आपका 0 है एंड c2 इज ऑल्सो 0। So now what we will do, we will find out the ratios. So a1 upon a2 क्या हो गया 1/2, b1 upon b2 क्या हो गया 2/1 and c1 by c2 क्या हो गया आपका 0/0, that means 0। ठीक है, सो व्हाट वी कैन सी हियर स्टूडेंट्स, वी कैन सी दैट कि यहाँ पे जो a1/a2 का रेशियो है और b1/b2 का रेशियो, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, बट थर्ड भी बराबर नहीं है। और ऐसी हमने ना ही पैरेलल में पढ़ी है, ना ही इंटरसेक्टिंग में पढ़ी है, ना ही कोइंसिडेंट में पढ़ी है कि तीनों एक दूसरे के बराबर ना हो, कोई एक तो बराबर होता है ना। और नहीं तो फिर हम लाइक अगर हम इंटरसेक्टिंग की भी बात करें तो वहां पे C1 C2 के बारे में हमें कुछ नहीं दिया होता, बट A1 A2 और B1 B2 बराबर नहीं होते। सो क्वेश्चन यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछ रहा है आपसे नो सोल्यूशन के लिए। तो जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, जबकि इनको होना चाहिए नो सोल्यूशन के लिए, तो फिर हम यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे कि नो, दिस इज नॉट, दीज इक्वेशंस डू नॉट हैव नो सोल्यूशन। ठीक है, सो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है वी कैन सी दैट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका a1/a2 जो है ना ही बराबर है b1/b2 के, ना ही बराबर है c1/c2 के। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे? हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस डज नॉट हैव नो सोल्यूशन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आंसर आपका नो दिया हुआ है। ठीक है, बिकॉज हमसे स्पेशली नो सोल्यूशन के लिए पूछा जा रहा है। हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस डू नॉट हैव नो सोल्यूशन। ओके, सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। अब आप ध्यान देना x x y y इस चीज को, बिकॉज अगर आपका जगह चेंज कर दी गई तो आप वैल्यूज भी गलत लिख लोगे। सो अब हम क्या करेंगे? हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? इनका कंपैरिजन करना है। सो कंपैरिजन करते हैं। हमें a1 मिला 3, b1 मिला 1 और c1 मिला -3। ठीक है, चलो अगर इसको हम इधर भी ले आते हैं तो ये हो जाएगा +3 प्लस कर लो, नो इश्यूज, से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये आपका कांस्टेंट इधर है। तो दोनों कांस्टेंट को चाहे इधर रख के वैल्यू लिखना, चाहे इक्वल टू के नेक्स्ट साइड रख के लिखना। ना जब हम इस पे आएंगे तो क्या हम इसको ऐसे ही लिखे? नहीं, हम क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा लीनियर बना लेते हैं, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट हटा लेते हैं। तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। ओके, सो a2 आपको क्या हो गया? 6 मिला, b2 आपको क्या मिला? 2 और c2 आपको क्या मिला? 6। राइट, अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे यहाँ पे रेशियोज। सो नाउ a1/a2 इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया, b1/b2 इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया एंड c1/c2 इज इक्वल्स टू 1/2। अब आप क्या देख रहे हो? तीनों बराबर हैं। तीनों बराबर कब होते हैं? जब नो, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो। तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो। सो चेक कर ले आंसर, द आंसर इज नो। So what you need to write down? You need to write down, we can see that a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। So आप लिख सकते हो hence the given pair of equations have what type of solution? It has infinitely many solutions. Has infinitely many solutions। अब जब इसका infinitely many solutions आंसर आ रहा है तो क्या इसका no solution आंसर होगा? Obviously not, so you will write down the answer no। Okay, let's see the next one। So this is question 2। यहाँ पे आपको बताना है क्या ये जो pair of equations given है आपको कोइंसिडेंट है? मतलब अब कोइंसिडेंट की कंडीशंस को टेस्ट करना है हमें। कोइंसिडेंट को अदर लैंग्वेज में अगर आप बोले किस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, ये भी पूछा जा सकता है। सेम प्रोसीजर होगा, सेम कंडीशन है। पहले तो हम इसको चेंज कर ले, तो हम पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाता है 21x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। और ये हो गया आपका सेम जैसा है, बिकॉज इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। तो ये हो गई आपकी दो इक्वेशन।
राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे। सो ऑन कंपैरिजन, कंपैरिजन किया हमने तो A1 आपको मिला 21 और A2 आपको मिला 7, B1 आपको मिला 1 और B2 आपको मिला 3, ठीक है। C1 आपको मिला 21 और C2 आपको मिला 7, ठीक है, सारी चीजें मिल गई। अब हम निकाल लेते हैं नाउ, अब हमें रेशियोज निकालने हैं। सो A1 बाई A2 आपका हो जाएगा 3/1, ठीक है, डिवाइड कर लेंगे। B1 बाई B2 आपका हो गया 1/3, ओके। C1 बाई C2 आपका हो गया 3/1, ठीक। अब देखो हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि B1 बाई B2 और A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू है। अब ये नॉट इक्वल टू की कंडीशन किस में होती है, यूनिक सोल्यूशन में होती है, यानी कि इंटरसेक्टिंग में होती है। सो अगर ये दोनों इंटरसेक्टिंग है तो फिर ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकती। सो आंसर इसका क्या होना चाहिए, नो। तो हम चेक कर लेते हैं, आंसर आपका क्या है, नो, ओके। सो लास्ट में आप लिख दो, वी कैन सी दैट A1 by A2 is not equal to B1 by B2, hence the given pair of equation have intersecting line, hence the given pair of linear equations are of what lines, are of intersecting lines, ठीक है। अब अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की है तो क्या ये कोइंसिडेंट हो सकती हैं, ऑब्वियसली नो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा पार्ट है ये। अब आप कर लोगे ना, अब तो कोई इशू है नहीं, ऑलरेडी हम 4-5 पार्ट्स कर चुके हैं इस तरीके से। सो आपको मैं ये दे रही हूँ अभी के लिए, नॉट होमवर्क, अभी आप करो। कैसे करोगे, अभी आप वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और इसका सोल्यूशन निकालो, चेक करो आंसर यस आ रहा है या नो। और जैसे ही मान लेते हैं, अब आपने वीडियो पॉज करके फिर से प्ले कर दी, रिज्यूम कर दिया, तो अब हम चेक कर रहे हैं अपना आंसर, ठीक है। सो मेरी रिक्वेस्ट है सभी करेंगे, अगर आप अभी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से पॉइंट पे समझना है या कौन सी पार्ट को दोबारा से चेक करना है, देखना है, राइट। तो चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर आ रहा है यस। इसका मतलब जिन भी बच्चों का राइट आंसर आया होगा उन्होंने ये देखा होगा कि उनके A1 बाई A2 के रेशियो और B1 बाई B2 के रेशियो और C1 बाई C2 ये तीनों के रेशियो क्या होंगे, बराबर होंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका थर्ड पार्ट। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम अपने नॉर्मल पेयर ऑफ इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका, कैसे करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है, ये हो जाएगा 10y और ये हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू 0। फिर नीचे वाले को कर लो, किससे कर दो, 16 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 64x, ठीक है। 8 को 16 से करोगे आपका हो जाएगा 128। सो 128y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कंपैरिजन, और ये कंपैरिजन हम किससे करते हैं, जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, ठीक है। सो A1 आपका क्या आया 5, A2 आपका क्या आया 64, B1 आपका क्या आया 10, B2 आपका क्या आया 128, C1 is 4 and C2 is 5। नाउ हम क्या निकालें, इनका रेशियोज चेक कर लें। सो A1 बाई A2 का रेशियो तो आपका 5/64 होगा, कुछ भी डिवाइड नहीं हो सकता। B1 बाई B2 का 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये हो जाएगा 5 और नीचे 64। एंड C1 बाई C2 का भी कुछ नहीं हो सकता, सो 4/5। व्हाट वी कैन सी दैट कि ये दोनों जो है ना ये इक्वल है, और ये किसकी कंडीशन है, ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है। तो अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो कोइंसिडेंट होंगे, नहीं होंगे, ओके। चेक कर ले आंसर, तो आंसर नहीं है आपका, मतलब नो है। तो आप लिख सकते हो कि वी कैन सी दैट, हमने क्या देखा, हमने देखा कि A1 बाई A2 का जो रेशियो है वो B1 बाई B2 के रेशियो के बराबर है, बट C1 बाई C2 के रेशियो के बराबर नहीं है। सो हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, hence the given pair of equations are of intersecting line, ठीक है। अब अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कोइंसिडेंट बिल्कुल नहीं हो सकती, तो हमें आंसर क्या लिखना पड़ेगा, हमें आंसर लिखना पड़ेगा नो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कंसिस्टेंट बताओ। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ना सैंपल क्वेश्चन इस तरीके का
कि कंसिस्टेंट कब होगा, चाहे एक सोल्यूशन आ जाए चाहे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, दोनों ही केस में, यानी कि इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों ही केस में सोल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। सो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या चेक करेंगे कि अगर आपका इंटरसेक्टिंग की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप लिखोगे यस, और अगर आपकी कोइंसिडेंट की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो भी आप लिखोगे यस, बिकॉज इन दोनों ही केस में आपकी कंडीशंस यानी कि इक्वेशंस क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। तो चलिए अब आपको करना क्या है, अब आपको ये क्वेश्चन अभी करना है, पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए और अब हम चेक करते हैं इसका आंसर। ठीक है, सो ये यहाँ पे आंसर आ रहा है नो, कंसिस्टेंट नहीं है। इसका मतलब जिन भी बच्चों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है उन्होंने देखा होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो सोल्यूशन, या आपका कह लो पैरेलल लाइन। ठीक है, सो ये आंसर आया होगा, तभी हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, नो लिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, इसे मैं सॉल्व करवा देती हूँ। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन को 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 5। नीचे वाले को कर देते हैं हम 30 से मल्टीप्लाई। अच्छा, हम ये कैसे देखते हैं 30 से करना है 10 से, भाई इन दोनों को प्राइम नंबर्स है ना, मल्टीप्लाई कर दो। और अगर एक भी प्राइम है ना, दोनों नहीं है, तब भी आपको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है, राइट। चलो अब यहाँ पे 30 से कर दोगे तो 6 है, ये 30 मतलब 90y और ये हो जाएगा 5। ओके, अब हम आ जाते हैं कंपैरिजन करने पे। सो ऑन कंपैरिजन हमें क्या मिला, हमें मिलता है a1 की वैल्यू 6 और a2 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू -10 और b2 की वैल्यू -90 और c1 की वैल्यू 5, c2 की वैल्यू 5। ठीक है, अब हम इनके रेशियोज निकाल लें। तो नाउ a1 by a2 हमें मिला 1/1 और b1 by b2 हमें मिला 1/9 एंड c1 by c2 हमें क्या मिला 1/1। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब अगर ये बराबर नहीं है तो ये किसकी कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग की, और इंटरसेक्टिंग कंसिस्टेंट होता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर शुड बी यस एंड यस, द आंसर इज यस। ओके, लेकिन हम अपना सोल्यूशन कंप्लीट कर लें। सो हम क्या लिखेंगे, वी कैन सी दैट व्हाट a1 by a2 is not equals to b1 by b2. Hence, the given pair of equations Hence, the given pair of equations has what type of solution? Has exactly one solution. ठीक है, और अगर इसका एक भी solution possible है, thus we can say that it is consistent. So you have to write down, thus the equations are consistent. ठीक है, अब अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो आपको आंसर तो यस ही लिखना पड़ेगा ना, नो क्यों लिखेंगे हम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे है आपका थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का। अब थर्ड पार्ट में कुछ अलग से नहीं करना है, बस आपका ए बी दे दिया गया है, तो भाई आप जानते हो एक्स का कोफिशिएंट लेना है तो पूरा 2a लेना पड़ेगा a1 और 4a लेना पड़ेगा a2। चलो जल्दी से लिख लेते हैं, a1 है 2a, a2 है 4a, b1 है b और b2 है 2b। ठीक है, अब अगर लीनियर कंसिस्टेंट चेक करना है तो हमें C1 की जरूरत भी पड़ेगी, कहीं मान लो इनफाइनाइट वाला आंसर आ जाए तो C1 हो जाएगा a और C2 हो जाएगा -2a। ठीक, अब -2a होगा क्या, अगर हम इसको इधर ले जाए तो ये हो जाएगा +2a, दैट मीन्स -2a नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका +2a। अब जब हम यहाँ से निकालेंगे रेशियो इनके, तो a1 by a2 क्या आया आपका, ये आया 1/2, b1 by b2 क्या आया, ये भी 1/2 एंड c1 by c2 क्या आया, ये भी 1/2 आया। तो ये क्या है, ये आपका आंसर क्या हो गया, ये आपका आंसर है कि ये दोनों कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कोइंसिडेंट लाइंस है दैट मीन्स कि ये कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग प्रॉपर सोल्यूशन, प्लीज इग्नोर दैट, आप प्रॉपर लिख के आना, बिकॉज आपको मेरी तरह वहां पे एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट नहीं लगाने होंगे ना, लगाते लगाते भी बोर हो जाते हैं। चलिए, कोइंसिडेंट है तो इसका मतलब कंसिस्टेंट हो गए, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए यस। तो देखिए आंसर इसका है यस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है फोर्थ पार्ट। सो आई वुड सजेस्ट कि इसे आप खुद से करो, अभी करो। ओके, बिकॉज सारे सेम ही है, क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है,
बस प्रैक्टिस के लिए है, तो जितनी प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ उसकी थोड़ी प्रैक्टिस आप भी कर लो। सो अभी करो इसको सॉल्व और उसके बाद इसका आंसर निकालो। ठीक है, चेक कर ले हम इसका आंसर। देखो इसको जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई करना, एक हिंट दे रही हूँ, जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई करना, इसको डिवाइड भी कर सकते हो, तो ये भी वैसे ही जनरल इक्वेशन में चेंज हो गई। चलो आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर नो है, इसका मतलब इसमें ना ही इंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइंस आ रही है, ना ही इंटरसेक्टिंग, इसमें पैरेलल का आंसर आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस टू हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी व्हाट। क्या लैम्डा की वैल्यू होनी चाहिए कि भाई इन दोनों का आंसर जो होना वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन तुम जानते हो कि तीनों के रेशियो बराबर होने चाहिए। सो आप क्या लिख लोगे, अकॉर्डिंग टू infinitely many solutions, इसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। अब चलो कंपेयर करके यहाँ से निकाल लो a1 b1 और c1। तो यही निकाल लेते हैं, a1 है लैम्डा, b1 है 3 और c1 है -7। a2 है आपका 2, b2 है आपका 6 एंड c2 है आपका 14। ठीक है, चलो अब सब सारी वैल्यूज रख दो। ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2, ये हो जाएगा 3/6 और ये हो जाएगा -7/14। अब हम क्या करेंगे, अभी हम देखो दो वैल्यूज निकलेंगी इस क्वेश्चन में, पहले हम इससे निकालने वाले हैं। ओके, तो जब इससे निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 6 लैम्डा इज इक्वल टू 6, तो लैम्डा की वैल्यू आई 1। ठीक है, अब हम निकालने वाले हैं दूसरे वाले से, बिकॉज ये सब आपस में बराबर है तो आप यूज कर सकते हो कोई भी। तो अब हम निकालेंगे इससे, ठीक, नॉट इससे, इससे नहीं निकालना है आपको, ये लैम्डा और इससे निकालना है। ओके, मतलब कि इनसे और इनसे निकालना है। ठीक, तो जब हम इनसे निकालेंगे हमें मिला 14 लैम्डा इज इक्वल टू -14। से यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -1। अब आप क्या देख रहे हो कि लैम्डा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस, ऐसा कैसे पॉसिबल है। अगर ये तीनों आपस में बराबर थे तो इनकी जो लैम्डा की वैल्यूज आनी चाहिए थी वो सेम आनी चाहिए थी। नाउ सिंस द वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर नॉट सेम, सो ये पॉसिबल नहीं है कि जो लैम्डा होना चाहिए वो 1 होना चाहिए जिस पे ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। सो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, नो द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू because the value of lambda is not justified, is not satisfied at 1 or at -1। दो वैल्यूज नहीं हो सकती। ठीक है, लैम्डा की दो वैल्यूज नहीं हो सकती, so the statement is not true। Let's check, the answer is no। राइट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर c की कोई भी रियल वैल्यू हो तो क्या ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन देंगी, मतलब किसी भी वैल्यू पे दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देंगी। तो अगर ऐसा है तो जस्टिफाई करिए ये बात ट्रू है या फॉल्स। ठीक, चलिए सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं और निकाल लेते हैं a1 क्या है, a1 है 1 और a2 है 5। फिर हम निकाल लेते हैं b1 क्या है, तो b1 है -2 और b2 है -10। देन c1 है 8 और c2 है c। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको रेशियोज निकालने होते हैं। सो हम क्या देखें, a1 by a2 का रेशियो क्या आ रहा है, 1/5। फिर हम क्या देख रहे हैं, b1 by b2 का भी रेशियो 1/5 आ रहा है और c1 by c2 का रेशियो आ रहा है 8/c। अच्छा अब देखो यहाँ पे, वैसे तो कंडीशन क्या है यूनिक की कि a1 by a2 को b1 by b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, बट स्टिल अगर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इनका यूनिक सोल्यूशन है सारी रियल वैल्यूज पे, तो ये चीज हमें चेक करनी पड़ेगी। देखो अब अगर यहाँ पे c की वैल्यू हमें नहीं पता है, बट बाय चांस अगर हम इसे 1/5 लाना चाहते हैं, सो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 40। सो एट c इज इक्वल्स टू 40, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, एट c इज इक्वल्स टू 40 आपका a1 by a2 बराबर हो जाएगा b1 by b2 के, और ये बराबर हो जाएगा c1 by c2 के। इसका मतलब c इज इक्वल्स टू 40 पे आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है कि ये सारे जो है ना ये कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशन बन जाएंगी। जो गिवन इक्वेशंस है ये किसकी बन जाएंगी, कोइंसिडेंट, मतलब इसके बहुत सारे सोल्यूशन पॉसिबल हो जाएंगे। सो क्या c इज इक्वल्स टू 40 पे ये यूनिक सोल्यूशन दे रही है, बिल्कुल नहीं दे रही है, ये कोइंसिडेंट सोल्यूशन दे रही है, यानी कोइंसिडेंट लाइंस के सोल्यूशन दे रही है। सो क्वेश्चन ने बोला सारी रियल वैल्यूज, तो क्या 40 रियल नहीं है, 40 is also a real value ना, but in that 40 value, in that c is equals to 40, you are not getting a unique solution। So what you will write down over here,
you will write down the given statement is false because it has set for all the real values of c, है ना, क्योंकि इसने सारे रियल वैल्यूज की बात कर ली है, तो इस हिसाब से इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा. So what you will say, what you will write down, the answer is false. So you will write down no, the statement is not true, or you can say no, the statement is false because at c is equals to 40, because at c is equals to 40 the questions are giving many solutions. Okay, it is not giving finite, it is not giving a unique solution, it is giving many solutions. Okay, hence we can say hence the answer is false. तो ये आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि अगर भाई हमने C40 रख दिया ना तो सब तो हो जाएंगे बराबर रेशियो, और फिर तो ये रहा ही नहीं कि भाई एक यूनिक सोल्यूशन किसी भी हालत में दे पाए. तो इसका मतलब अगर एक भी वैल्यू ऐसे निकल आई तो आंसर आपका फॉल्स होना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यह है आपका लास्ट क्वेश्चन. द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x इज इक्वल्स टू 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस. जस्टिफाई करो कि ये ट्रू है या नहीं. तो भाई देखो, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं. अगर कोई लाइन x एक्सिस पे लाई कर रही है या x एक्सिस के किसी पॉइंट से पास हो रही है तो फिर वो y के पैरेलल हो सकती है, वो कभी भी x के पैरेलल नहीं होगी. तो ये आपका ऐसे ही क्या हो गया, फॉल्स. चाहे चेक कर लो, नॉट ट्रू. नॉट ट्रू मतलब फॉल्स. और अगर आपको जस्टिफिकेशन करना है तो आप क्या करते हो, सिंपल एक ग्राफ ड्रॉ करो. दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y. नाउ 7 हम मान लेते हैं, चलो कहीं यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, चलो ये 6 है और ये 7. अब जब 7 यहाँ पे आएगा तो x इज इक्वल टू 7 की लाइन कैसे पास होगी, ऐसे ही तो पास होगी ना 7 से. ठीक, तो जब ये 7 से पास होगी तो ये किसके पैरेलल है, ये y के पैरेलल है. साफ साफ दिख रहा है. तो जब हम इसको ऐसा ग्राफ बना देंगे तो ऑटोमेटिकली हमने जस्टिफाई कर दिया कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. ओके, सो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जिसमें रीजनिंग का यूज करना था. रीजनिंग इन द सेंस बस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट तरीके से पूछ लिया जाता है और आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जाता है कि भाई इसमें पूछा क्या जा रहा है, हमें करना क्या है. सो अगर आपने ये समझ लिया तो फिर इस तरीके के क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, बट वो हमारे डायरेक्ट फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे. कम दिमाग लगाना पड़ेगा बट सोल्यूशन में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा. ओके, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. अगर इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. ठीक, we will meet in the next session. Bye bye.